हाय बच्चों, एक बार फिर आ गए एक नई वीडियो के साथ। और ये है रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 5। और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके रिलेशन चैप्टर का। रिलेशन और फंक्शन चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फंक्शन। और यहीं यहीं पे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जब लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पढ़ रहे होगे या फिर कैलकुलस पढ़ रहे होगे तो आपका पहला चैप्टर ही फंक्शन होता है। अगर आपको कैलकुलस स्टार्ट करनी है जो आप क्लास 12th में पढ़ोगे, उसके लिए सबसे बेसिक चैप्टर जो है वो आपका फंक्शन है। या फिर आप ये समझ लो कि फंक्शन पढ़ते ही आपने समझ लो आपने कैलकुलस का पहला चैप्टर पढ़ लिया है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा परेशान करता है इसमें डोमेन रेंज कैसे निकाले फंक्शन की। तो आज की वीडियो में आपका ये सब क्लियर हो जाएगा। मैंने सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में कवर करी है, तो वीडियो को पूरा देखना। पेन और कॉपी लेके बैठो, थोड़ा पेशेंस रखना क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं भर भर के सारे टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो ये बना रखा किंग किंग ऑफ द टॉपिक। टॉपिक जो पूरा हम पढ़ रहे हैं सेट रिलेशन फंक्शन, उसमें जो किंग है सारे टॉपिक्स का कौन है? फंक्शन है ना। तो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है? एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। रिलेशन पढ़ के आ रखे हैं, जिसने नहीं देखी है लेक्चर नंबर 3 देख के आओ, उसमें मैंने रिलेशन बिल्कुल डिटेल में बता रखा है। अच्छा, क्या है रिलेशन? फंक्शन जो है वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है। मतलब हम रिलेशन पढ़ के आ चुके हैं, मतलब रिलेशन ही कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट को फॉलो कर लेता है, एक रूल को फॉलो कर लेता है, और वो क्या बन जाता है? फंक्शन बन जाता है। तो वो क्या रूल है हम आगे जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन अपने को दो तरीके का पढ़ना है। फंक्शन एज अ रिलेशन, मतलब रिलेशन स्पेशल टाइप का रिलेशन है ना, तो एज अ रिलेशन पढ़ना है और एज अ रूल पढ़ना है। अब एज अ रूल क्या है वो हम बाद में देखेंगे, अभी समझ लो एज अ रिलेशन पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम वही डोमेन बता रहे होंगे, फंक्शन की रेंज बता रहे होंगे, और हम पढ़ेंगे ग्राफिकली। मतलब अगर आपको एक कर्व दे रखा है तो हम कैसे बताएं कि वो फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। हम इस चीज को भी जान रहे होंगे। और एंड में हम देखेंगे इक्वल फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा वीडियो लेक्चर रहने वाला है, ठीक। तो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे, ठीक है। इसको नोट कर लो। आ जाओ यार, अब समझते हैं फंक्शन को। फंक्शन हमारा एक्चुअल में होता क्या है। तो मैंने बताया था बच्चों, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। हाँ, समझ गए कि रिलेशन ही फंक्शन है। मतलब रिलेशन ही कुछ ऐसी स्टेटमेंट को फॉलो करता है कि वो फंक्शन बन जाता है। अब वो स्टेटमेंट क्या है ये लिखी ध्यान से। और रिलेशन एफ, आप बोलोगे सर रिलेशन को तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं अब इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। रिलेशन एक फंक्शन तब बन जाएगा, एक रिलेशन को जिसको मैं आर कह रहा था अब मैं उसको एफ कहना चालू कर दूंगा, जब ये देखो अ रिलेशन एफ फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन। मतलब एक रिलेशन को मैं फंक्शन तब कहने लग जाऊंगा जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के ओनली एक एलिमेंट के साथ इमेज बना रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक सेट ए ले लिया, एक सेट बी ले लिया। मैं बोल रहा हूं 1 2 3 4 ए बी सी डी। मैं बोल रहा हूं क्या ये फंक्शन है? आप बोलोगे नहीं सर ये फंक्शन नहीं है। मैं बोलूं क्यों क्यों क्यों? आप बोल रहे हो सर आपने बोला एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसमें ये चार छूटा पड़ा है। हाँ, यानी कि ये फंक्शन नहीं है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल पूछ रहा हूं, बताओ ये फंक्शन है कि नहीं। 1 2 3 4 ए बी सी, मैं बोल रहा हूं क्या ये फंक्शन है? आप बोलोगे सर है कि नहीं है, कंफ्यूजन हो रही है। आप बोल रहे हो हाँ है, जैसे आपने बोला है। तो कैसे मानूं? आप बोल रहे हो सर देखो सबकी इमेज बन रही है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलो कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए की इमेज बननी चाहिए, तो सबकी बन रही है, 1 की 2 की 3 की 4 की। पर ये सेकंड स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? वन एंड ओनली वन इमेज, एक ही इमेज होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, इस वन की दो इमेज बन रही है, ए के पास भी और बी के पास भी, यानी कि ये भी हमारा फंक्शन नहीं है। यानी कि फंक्शन को चेक करने के लिए अपने को दो चीज चेक करनी है। पहली कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए। जैसे अब मैं आपसे पूछूं ये बताओ ये वाली चीज फंक्शन है कि नहीं। 1 2 3 ए बी सी, बताओ ये चीज फंक्शन है कि नहीं।
अब आप फट से बता दोगे यस सर इट इज अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट की एक एक इमेज बन रही है, तो ये हमारा फंक्शन है। समझ आया? फंक्शन क्या है कि सेट ए के सभी एलिमेंट की एक ही इमेज बननी चाहिए सेट बी में, वो हमारा फंक्शन कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है? अब एक एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा और अच्छे से कि होता क्या है फंक्शन। इतनी बात दिमाग में डाल लो, सेट ए के सभी एलिमेंट की सेट बी में एक ही इमेज होनी चाहिए। अब इसी चीज को, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए 2 पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। 2 पॉइंट आपके ये लिखे हुए कि अगर आपको फंक्शन चेक करना है ना, कि एक रिलेशन जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको कब मैं एफ कहने लग जाऊंगा, यानी कि फंक्शन कहने लग जाऊंगा, अगर इनने ये 2 चीज फॉलो कर ली। पहली कि इसकी डोमेन जो है वो सेट ए के बराबर होनी चाहिए। डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना दो, वो चीज क्या होता है? डोमेन होता है ना। रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट का एक सेट बना दो, वो चीज क्या कहलाएगी? डोमेन। और वो किसके इक्वल होनी चाहिए? सेट ए के इक्वल। दूसरा पॉइंट, नो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन शुड बी रिपीटेड। मतलब एक रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए, तो वो हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं, आ जाओ जल्दी से। इन 2 पॉइंट को याद रखो। सबसे पहला, डोमेन हमारी सेट ए के बराबर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, ऑर्डर्ड पेयर में पहले पहले एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। आ जाओ चेक करते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, आप जब तक इसको नोट कर लो। अच्छा देखो, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है कि नहीं। आज देखते हैं। आपको बताया था कि रिलेशन कब बनेगा, कि जब ये 2 इस पॉइंट को फॉलो करेगा। आओ देखते हैं फॉलो कर रहा है कि नहीं। आओ, इसकी डोमेन क्या होगी बताना। डोमेन क्या होगी? डोमेन होता है सर फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना दो, तो 2 3 4 2 3 4। अरे सर जी ये तो सेट ए के बराबर है, यानी कि ये तो फर्स्ट पॉइंट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, नो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर शुड बी रिपीटेड। क्या फर्स्ट एलिमेंट कोई सा रिपीट कर रहा है? नहीं, सारे अलग अलग है। यानी कि इसको मैं क्या बोलूंगा? नहीं भाई, तू आर नहीं है, तू एफ है। ठीक है, मतलब आर भी है, पर अब इस आर को मैं एफ के नाम से भी जानूंगा। मतलब ये रिलेशन तो है, पर साथ के साथ क्या है? फंक्शन भी है। आ जाओ दूसरा देखते हैं। जैसे आप बोलोगे, चलो सबसे पहले पॉइंट को देखते हैं पहले। डोमेन। डोमेन क्या होगी यार? डोमेन होगी फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना दो, यानी कि 2 3 और 4 है ना। मेरे को क्या दिखा? 2 बार दिख रहा है, कोई बात नहीं, डोमेन में तो एक ही बार लिखा जाएगा ना, सेट में 2 बार नहीं लिखते चीजों को। तो डोमेन के अगर हिसाब से मैं देखता तो आप बोलते सर ये तो फंक्शन है। बट फंक्शन बनने के लिए ये दोनों पॉइंट फॉलो करना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ एक पॉइंट। डोमेन इसकी सेट ए के बराबर है, हाँ सही है। दूसरा पॉइंट भी फॉलो करना चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट शुड बी अलग अलग। ये क्या है? सेम सेम, यानी कि ये सेकंड पॉइंट को फॉलो नहीं कर रहा, यानी कि ये मेरा फंक्शन नहीं है। आया समझ में? दूसरी की बात करते हैं। अच्छा ये तो पहले पॉइंट को ही फॉलो नहीं कर रहा। इसकी डोमेन देखो, डोमेन क्या आएगी? इसकी डोमेन आ रही है इसकी 2 और 3। क्या ये सेट ए के बराबर है? 4 तो है ही नहीं इसमें। मतलब इस वाली लाइन को ये फॉलो नहीं कर रहा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, 4 की इमेज नहीं बन रही ना, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट को ही फॉलो नहीं कर रहा, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। आ जाओ इसकी बात करते हैं ध्यान से। डोमेन क्या है इसकी? डोमेन 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 है इसकी 2 3 4। तो डोमेन सेट ए के बराबर है और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा, यानी कि ये भी हमारा क्या है? फंक्शन। आया समझ में? कैसे ऑर्डर्ड पेयर को देख के या फिर रिलेशन को देख के आप जज कर सकते हो हाँ कि ये फंक्शन है या नहीं है। कैसे बताओगे? इन 2 पॉइंट की मदद से। डोमेन क्या होता है? पूरा सेट ए के बराबर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि नो ऑर्डर्ड पेयर शुड बी रिपीटेड, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन के अंदर रिपीट नहीं करना चाहिए। आया समझ में? अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, आप फटाक से बताना कि कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लो। आ जाओ यार, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। रिलेशन दे रखे हैं, चेक करो कि ये फंक्शन है कि नहीं। अब आप बोलोगे सर इसमें सेट ए तो दे ही नहीं रखा। तो जब सेट ए नहीं दे रखा ना, तो जो मैंने आपको 2 पॉइंट लिखवाया था कि डोमेन सेट ए के बराबर होना चाहिए, उसको छोड़ दो। दूसरे पॉइंट को चेक करो कि ऑर्डर्ड पेयर का क्या पहला एलिमेंट रिपीट कर रहा है। अगर वो रिपीट कर रहा है तो फंक्शन नहीं है, रिपीट नहीं कर रहा तो फंक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देख रहा हूँ 3 4 5 6 7, क्या पहला एलिमेंट रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा। सर ये ना फंक्शन है,
सर ये फंक्शन है। अच्छा दूसरा देखो, 2 4 2 दो दो रिपीट हो गया, 2 रिपीट हो गया, यानी कि ये फंक्शन नहीं है। अच्छा तीसरा, 2 4 5 6, हाँ सर ये तो या नॉट अ फंक्शन, सॉरी सॉरी। ये वाला देखते हैं, ये फंक्शन हमारा है। क्यों? क्यों है फंक्शन? क्योंकि देखो ये हमारा अलग अलग एलिमेंट है सारे, है ना। पहला एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं कर रहा, इसमें कर रहा था, इसलिए फंक्शन नहीं है। अच्छा पहले पॉइंट को हमने चेक क्यों नहीं करा? क्योंकि सर इसमें सेट ए नहीं बता रखा। ठीक है, तो डोमेन हमारा नहीं बता रखा तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, दूसरे वाले पॉइंट को चेक करेंगे। ये हमारा क्या है? फंक्शन। अच्छा ये वाले पॉइंट को समझो कि इसको हम लिखते कैसे हैं। फंक्शन, इसको रीड करते हैं, फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसको ऐसे रीड करा जाता है बच्चों, है ना। इतने इतने छोटी सी लाइन को ऐसे रीड करते हैं, फंक्शन एफ फ्रॉम सेट। जैसे हम रिलेशन बना, देखो हम ए क्रॉस बी कराते हैं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कराते हैं, उससे हम एक रिलेशन बनाते हैं। बट अब वो रिलेशन जो है वो फंक्शन बन गया है। क्यों? क्योंकि उसने उस रूल को फॉलो कर लिया है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन इमेज इन सेट बी, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। उस रूल को फॉलो कर लिया, मतलब अब वो आर जो है वो एक एफ बन गया है। तो उसको ऐसे करते हैं कि ए और बी में हमने क्या बनाया? एक फंक्शन बनाया। जैसे हम ए और बी में एक रिलेशन बनाते थे ना, अब हम ए और बी में एक फंक्शन बना रहे हैं। बात वही है, रिलेशन ने उस पॉइंट को फॉलो कर लिया है, तो अब हम उसे फंक्शन फंक्शन कह रहे हैं। क्लियर है? अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बच्चों कि अगर इसके बाद दूसरा पॉइंट ये नोट करना कि अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू एफ है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एग्जाम्पल समझते चलो। जैसे एक फंक्शन है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 2,3 बिलोंग्स टू एफ है ना, फंक्शन का पार्ट है। अरे अब ये फंक्शन हो गया ना, मतलब अब मैं इस आर को हटा के एफ लिख सकता हूँ ना। तो ये 2,3 जो है वो एक फंक्शन का पार्ट है, फंक्शन से बिलोंग कर रहा है। अच्छा तो हम इसको तो ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। इसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे मैं इसको ऐसे बोलूंगा एफ टू इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसको समझना आपको जरूरी है। इसका मतलब है जब आपने इस फंक्शन में x डाला ना, आपको y मिला। यानी कि जब आपने इस फंक्शन में 2 रखा तो आपको 3 मिला। ये समझना जरूरी है। और यहां पे आपको ये चीज समझनी है ना यार, y को हम कहते हैं y इज द इमेज ऑफ x, है ना, अंडर f। मतलब y जो है वो x की इमेज है। समझ गए ना? मतलब जब मैंने इसमें x रखा, इस फंक्शन में x रखा, जब मान लो मैंने इस फंक्शन में 2 रखा तो मेरा आंसर क्या आया? 3। जब मैंने इस फंक्शन में 4 रखा तो मेरा आंसर क्या आया? 5। जब मैंने इस फंक्शन में 5 रखा तो मेरा आंसर क्या है? 6। यानी कि इसको रीड कैसे करेंगे? 2 की इमेज बन रही है 2 की इमेज बन रही है 3, 4 की इमेज बन रही है 5, 5 की इमेज बन रही है 6। ऐसे ही मैं कह रहा हूं y जो है वो x की क्या है? इमेज। और यहाँ पे ये चीज आपको पता होगी कि x जो है वो प्री इमेज है किसकी? y की। तो ये बेसिक टर्म्स है, इसको दिमाग में बिठाओ। आप जब हैबिचुअल हो जाओगे इसको सुनते सुनते कि हाँ इमेज का मतलब क्या है, कि मैंने फंक्शन में कुछ वैल्यू रखी होगी और जो मेरा आंसर आया होगा उसको सर इमेज बोल रहे हैं। प्री इमेज क्या है? कि मैंने क्या वैल्यू रखी फंक्शन के अंदर और फिर मेरा आंसर आया, वो चीज क्या कहलाती है? इमेज कहलाती है। तो इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग में नोट डाल लो कि इमेज क्या होती है, प्री इमेज क्या होती है। फंक्शन में जो वैल्यू डाली जाती है वो प्री इमेज कहलाती है। कहां से डालते हैं? सेट ए से डालते हैं। और जो आंसर आता है उसको इमेज कहा जाता है। कहां पे पाया जाता है? सेट बी में पाया जाता है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे समझ आया ना, फंक्शन में जब मैंने 2 रखा तो मेरा आंसर क्या आया? 3। इतनी बात क्लियर है? रीड कैसे करते हैं? फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। आ जाओ यार, समझते हैं डोमेन, रेंज और को डोमेन क्या होती है फंक्शन की। तो आपको पता होगा यार, अब हम पढ़ के आ चुके हैं कि डोमेन जो होता है हमारी वही सेट ए होता है, फंक्शन के केस में भी वही है। को डोमेन जो होता है वो हमारा सेट बी होता है। अच्छा याद रखना है कि पूरा सेट ए होता है डोमेन। हमने पहला पॉइंट ही पढ़ा था ना फंक्शन पहचानने का, कि जो डोमेन होता है वो सेट ए के बराबर होना चाहिए, तभी फंक्शन कहलाएगा। अच्छा इसके बाद रेंज क्या होती है? रेंज इज अ सबसेट ऑफ बी कंटेनिंग इमेजेस ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी कि देखो इमेजेस का सेट ही तो रेंज कहलाता है। सेट ए के एलिमेंट जब हम रखते हैं और जो हमारा आंसर आता है, तो जितने एलिमेंट रखे उतने आंसर आए, तो वो जो सारा उस एलिमेंट का जो हम सेट बनाते हैं, या बेसिकली ये कहा जाए
कि सेकंड एलिमेंट का जो हम सेट बनाते हैं वही तो हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है ना। और वो सेकंड एलिमेंट का नाम हमने रख दिया क्या, इमेजेस। तो इमेजेस का जो सेट है वो हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। और ये याद रखना है कि रेंज जो होता है वो सबसेट होता है सेट बी का, है ना, इक्वल भी हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि एरो डायग्राम से कैसे बताते हैं कि फंक्शन है या नहीं है। तो आप देख पा रहे हो कि सारे एलिमेंट की इमेज बन रही है, हाँ, और एक एक ही बन रही है। आप ये मत बोलना कि सर इनकी देखो 2 बन रही है, नहीं, एक ही तो बन रही है। देखो 2 की क्या बन रही है, 7, और 4 की क्या बन रही है, 7, तो एक ही बन रही है। इस केस को देखो पहले, ये हमारा क्या है, फंक्शन है। ये हमारा क्या है, फंक्शन है, क्योंकि सबकी बन रही है और एक एक इमेज ही बन रही है। इसको देखते हैं, सबकी बन रही है, एक एक ही बन रही है, तो ये भी हमारा क्या है, फंक्शन। इसकी देखो सबकी बन रही है बट एक नहीं बन रही, 1 की कितनी बन रही है, 2। यानी कि आपको ये समझना है फंक्शन क्या होगा। अगर ऐसा सिचुएशन दे रखी है ना तो ये हमारा फंक्शन है, बट अगर ऐसी सिचुएशन दे रखी है ये हमारा फंक्शन नहीं है। मतलब एक एलिमेंट की 2 साइड एरो नहीं जानी चाहिए, वो हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। 2 एलिमेंट की एक साइड जा सकती है, सबकी एक ही बन रही है, वो फंक्शन है, बट एक की 2 साइड नहीं जानी चाहिए। ये वाला देखो, ये वाली चीज याद रखना कि 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, ये हमारा फंक्शन है, बट एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, ये हमारा फंक्शन नहीं है। जैसे ये हमारा फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है ना। 2 की एक है, देखो 2 की एक इमेज बन रही है, फंक्शन है, बट एक की 2 इमेज नहीं बननी चाहिए। इस चीज को नोट डाल लो कि 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, बट एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, वरना वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं आगे, जो अपने को अब पढ़ना है, रियल फंक्शंस क्या होते हैं। अब बाकी का जो सारा टॉपिक चलेगा वो रियल फंक्शंस पे चलेगा, जिसमें ये तो बच्चे बता देते हैं डोमेन रेंज इन चीजों की, रियल फंक्शन की जो हम डोमेन रेंज बताते हैं ना उसमें मजा आता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं रियल फंक्शन की। हमारे रियल फंक्शन क्या होता है। रियल फंक्शन में बच्चों आपको 2 चीज पढ़नी होती है, एक पढ़नी होती है रियल वैल्यूड फंक्शन और एक रियल फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन किसे कहते हैं, वो फंक्शन जिसकी रेंज जो है वो एक रियल नंबर हो या सबसेट ऑफ रियल नंबर हो। एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने कुछ वैल्यू रखी, फंक्शन में हम बोलते हैं हम कुछ वैल्यू रखते हैं और हमारा आंसर आता है, तो जो आपका आंसर आ रहा है वो एक रियल नंबर आ रहा है, तो मैं कहूंगा एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। सिंपल, जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन है उसमें मैंने 4 रखा और मेरा आंसर आ गया 6, तो ये 6 क्या है, एक नंबर है, रियल नंबर है, तो मैं क्या कहूंगा, ये जो है एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। क्यों, क्योंकि मेरी रेंज जो आ रही है वो मेरी क्या आ रही है, एक रियल नंबर आ रही है। अच्छा, रियल फंक्शन किसे कहते हैं, वो फंक्शन जिसकी एक डोमेन भी रियल नंबर हो और रेंज भी क्या हो, रियल नंबर। यानी कि जो हम नंबर रख रहे हैं वो भी एक रियल नंबर हो और जो हमारा आंसर आ रहा है वो भी एक रियल नंबर हो। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, रियल फंक्शन। और हमारे सिलेबस में हम रियल फंक्शन ही पढ़ेंगे, तो इस चीज को आप याद भी कर सकते हो कि रियल फंक्शन क्या होते हैं, जिसकी डोमेन भी रियल नंबर होती है और रेंज भी क्या होती है, रियल नंबर। यानी कि जो हम रख रहे हैं फंक्शन में वो भी एक रियल नंबर, जो हमारा आंसर आ रहा है वो भी एक रियल नंबर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं फंक्शन एज अ रूल। मैंने बताया था फंक्शन को 2 तरीकों से समझ रहे होंगे, एज अ रिलेशन समझ आ गया, कैसे पहचानेंगे कि डोमेन जो है वो सेट ए के बराबर होने चाहिए और ऑर्डर्ड पेयर का कोई भी एलिमेंट पहला रिपीट नहीं करना चाहिए, बस ये पॉइंट याद रखना था। अब इसके बाद हम रूल समझते हैं। यार फंक्शन ना एक रूल है, मतलब रिलेशन को एक रूल फॉलो करना पड़ता है ना यार फंक्शन बनने के लिए। और वो रूल क्या है कि एवरी एलिमेंट सेट ए का एक ही इमेज बनाना चाहिए सेट बी में, ये रूल है। और फंक्शन एक और रूल है जो क्या करता है, सेट ए के ना हर एक एलिमेंट को एक ही इमेज के पास लेके जाता है। फंक्शन एक ऐसा रूल है या ऐसा मेथड है, रूल मतलब समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं, फंक्शन एक ऐसा रूल है जो सेट ए के एक एलिमेंट को एक ही के पास लेके जाता है। यही मैंने यहां पे लिखा, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब सेट ए के हर एक एलिमेंट को टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन, मतलब एक क्या कहते हैं, इमेज के पास लेके जाता है, एक एलिमेंट के पास लेके जाता है। सेट ए सेट बी, सेट ए के हर एक एलिमेंट को एक के पास लेके जाता है। फंक्शन एज अ रूल ऐसे समझना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको कैसे लिख रहे होंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम इसको लिख कैसे रहे होंगे।
जैसे मैं लिख दिया fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हमने एक रूल बना दिया। रूल मतलब ये ना, जो मैंने बना, हम अपनी तरफ से रूल बना देंगे या लिखा हुआ मिलेगा इस तरीके का। आपको समझना क्या है, इसके अंदर ना, अंदर प्रोसेस वही चल रहा होगा कि सेट ए के हम सारे एलिमेंट रखेंगे और हमेशा अपने को एक अलग नंबर मिलेगा, या फिर ये कह लो कि सेट ए के हम सारे एलिमेंट रख सकते हैं, हर हमेशा अपने को एक यूनिक बी मिलेगा, यानी कि एक ही बी मिलेगा। समझ पा रहे हो? सेट ए मतलब मान लो मैंने ये जो है वो डिफाइंड करा है, ये मैंने डिफाइंड करा है नेचुरल नंबर पे, है ना। मतलब एफ एन टू एन में डिफाइंड किया, मतलब इसकी डोमेन भी नेचुरल नंबर है और इसकी रेंज भी नेचुरल नंबर है। यानी कि मैं वैल्यू कहां से रखना चालू करूंगा, मैं वैल्यू रखना चालू करूंगा 1 से। जब मैं इसमें 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। जब मैं इसमें 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। अब आप ध्यान से अब सोचो, आप क्या क्या वैल्यू रख सकते हो। आप बोलोगे सर हम तो नेचुरल नंबर का सेट है, पूरा नेचुरल नंबर रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक सारे नेचुरल नंबर रख सकते हो। यानी कि क्या पूरा डोमेन कवर हो गया? क्या डोमेन जो है वो हमारा पूरा सेट है? डोमेन क्या होता है, एक बार दिमाग में रिकॉल करो, डोमेन क्या होता है? जो वैल्यू हम रखते हैं। क्या हम सारी वैल्यू रख सकते हैं? क्या हम पूरा नेचुरल नंबर रख सकते हैं? हाँ, तो यानी कि डोमेन जो है वो पूरा सेट ए है, यानी कि जो नेचुरल नंबर का सेट है। हाँ, रेंज क्या होती है? जो हमारे आंसर्स आते हैं। और आंसर्स क्या आएंगे? सुनो, आपको ये बोल, और क्या एक ही आंसर आएगा? जैसे मैं 2 रख रहा हूं तो मेरा आंसर 4 आएगा। अब ऐसा कोई नंबर है जो जिसको मैं रखूंगा और मेरा आंसर दोबारा 4 आ रहा होगा? बताओ। नहीं। मैं 3 रख रहा हूं, मेरा आंसर 9 आएगा। अब ऐसा कोई नंबर है जिसका आंसर 3 आ रहा होगा? नहीं। या 3 रखने पे ऐसा कोई है जी कि 3 की 2 इमेज बन रही होगी? ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको समझना है कि फंक्शन हमारा क्या करता है। जब हम एक रूल बना देते हैं तो ये अपने आप ही उस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा होता है जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी कि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही होगी। ये रूल अपने आप ये अंदर ही अंदर चला रहा होता है कि आप हर एक एलिमेंट रख सकते हो डोमेन सेट से, और जो आपको आंसर मिल रहा होगा वो एक यूनिक नंबर होगा, यानी कि सेट बी में और कोई सेट ए का कोई दूसरा नंबर उससे मैच नहीं कर रहा होगा, या सेट ए का एक ही एलिमेंट 2 के साथ मैच नहीं कर रहा होगा। समझे? अब कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। मान लो जैसे हम ये क्वेश्चन समझ रहे थे, इसको नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे, इसको और अच्छे से समझते हैं कि फंक्शन एज अ रूल क्या कहना चाह रहा है। समझ गए रूल क्या कहना चाह रहा है? रूल क्या है कि फंक्शन का जो सेट ए का जो एलिमेंट है, सारे एलिमेंट सारे एक ही के साथ मैप कराएगा। मैपिंग है ना, फंक्शन को मैपिंग भी कहते हैं। आप याद रखना, फंक्शन को क्या कहते हैं? मैपिंग कराना भी कहते हैं। ठीक है, किसी किसी बुक में मैपिंग लिखा होता है, मैप लिखा होता है, तो ये याद रख सकते हो कि फंक्शन को मैप भी कहते हैं। तो फंक्शन रूल क्या करता है? रूल 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 कि हर एलिमेंट की एक ही इमेज बना रहा है। सिंपल, हर एलिमेंट की एक ही इमेज बना रहा है, ये रूल फॉलो हो रहा है। और जो मैं यहां लिख दूंगा वो रूल फॉलो कर रहा होगा, और नहीं कर रहा होगा, कब नहीं कर रहा होगा उसकी बात करते हैं। पहले इसको नोट कर लो। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन की मदद से समझते हैं जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे रियल फंक्शन होते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, या फंक्शन एज अ रूल है, उसको समझते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होती है? जिसकी डोमेन भी क्या होती है? रियल नंबर, और रेंज भी क्या होती है? रियल नंबर। यानी कि आपसे कह रहा है इस फंक्शन की वैल्यू निकालो 2 पे, यानी कि जहां देखो यहाँ x है, यहाँ 2 है, यानी कि आपको कह रहा है x की जगह क्या रख दो? 2। यानी कि जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां क्या रख दो? 2। क्या आ गया? 4 + 4 + 3 8 + 3 क्या आ गया? 11। यानी कि इस फंक्शन की 2 पे वैल्यू क्या आ रही है? 11। मतलब इस फंक्शन में जब मैं 2 रख रहा हूं तो इसकी इमेज क्या बन रही है? 11। अच्छा, मैं बोलूं 3 पे क्या होगी, तो 3 रख के देख लो। 3 का स्क्वायर, 2 × 3 + 3 9 + 6 + 3 क्या आ जाएगा? 15 15 3 18। यानी कि ये देखो आपका क्या आ गया? 3 पे इसकी इमेज क्या बन रही है? 18। यानी कि आप कोई सा भी नंबर रख दो, हर एक एलिमेंट, आप कोई सा भी नंबर रख लो, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही होगी। तो यही तो फंक्शन है। रूल क्या है? रूल क्या कहता है कि हर आप एलिमेंट रख सकते हो, इमेज एक ही बननी चाहिए। इमेज एक ही बनेगी, आप कोई सा भी नंबर रख लो। तो ये जो है ये एक रूल कहलाता है ना।
कि इसके अंदर वही कार्यक्रम चल रहा होता है, वही प्रोसेस चल रहा होता है जो फंक्शन की डेफिनेशन है, वही चल रहा होता है। आप कुछ भी रख के देख लो, कोई सा भी नंबर रख के देख लो, हमेशा एक यूनिक नंबर मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये वाला एक बार खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर दूसरा खुद से ट्राई करो, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। कर लिया? अब देखते हैं, 3 रखने पे बोल रहा है, जब मैं इसको 3 रखूंगा क्या आएगा आंसर? तो 3 का क्यूब, 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, 27 प्लस 9 माइनस 1, 27 3 कितना हो जाएगा? 36। यानी कि इसका आंसर क्या आ रहा है? 35। यानी कि इस फंक्शन की 3 पे वैल्यू क्या आ रही है? 35। ऐसे समझना है, या ऐसे समझो कि इस फंक्शन में जब मैंने 3 रखा तो मेरा आंसर क्या आया? 35। इमेज क्या बनी? 35। क्लियर है इतनी बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। आओ यार बात कर लेते हैं डोमेन ऑफ रियल फंक्शन की। तो यार डोमेन ऑफ रियल फंक्शन हम पढ़ तो चुके हैं, डोमेन हमारा क्या था रियल फंक्शन का? रियल नंबर। तो हम दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं इसको? यार रियल नंबर तो होता है, हाँ समझ गए, पर यार 2 ऐसे केस है जिसमें यार डोमेन हमारी रियल नंबर नहीं होती, और वो 2 केस है हमारे, एक रैशनल फंक्शन और एक स्क्वायर रूट फंक्शन। ये दोनों जो है ये थोड़े बदमाश है, ये डोमेन को खराब कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, मैंने ले लिया एफ आर से आर में डिफाइन किया गया है, मतलब इसका डोमेन सेट भी आर है और कोडोमेन सेट भी आर है। इसमें मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया 2x प्लस 5 अपॉन x माइनस 3। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ बच्चों बताओ क्या एक फंक्शन है? बोला सर आप कह रहे हो तो होगा फंक्शन। नहीं, पर ये फंक्शन नहीं है। एक बार ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 3 रखूंगा, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 3 रखूंगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। और 0 होने पे ये चीज क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। यानी कि इसमें जब मैं इस डोमेन सेट से 3 रख रहा हूं तो यार को डोमेन सेट में उसका कुछ आंसर ही नहीं आ रहा। यार ये तो फंक्शन की डेफिनेशन को खराब कर रहा है ना। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए और एक बननी चाहिए। अब मैं आपसे कह रहा हूं जब मैंने इसमें 3 रखा, कहां से? डोमेन सेट से, तो यार को डोमेन सेट में तो कुछ इमेज ही नहीं बन रही, क्योंकि ये चीज नॉट डिफाइंड हो जा रही है। तो यानी कि ये चीज फंक्शन को क्या कर रही है? खराब कर रही है ना। बट यहीं पे अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने एक फंक्शन डिफाइंड करा है आर से आर, आर माइनस 3 से आर में एक फंक्शन मैंने सेम यही डिफाइंड करा है, अब आप बोलोगे हाँ सर अब ये एक फंक्शन है। मैं बोलूंगा क्यों क्यों क्यों? अब आपको कैसा लग रहा है कि ये फंक्शन है? सर अब हम इसमें 3 भी रख सकते हैं ना, आपने डोमेन सेट में से 3 को माइनस कर दिया है, यानी कि हम 3 रखेंगे नहीं। जब हम 3 रखेंगे नहीं तो हमारा डिनोमिनेटर 0 होएगा नहीं, तो फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड होएगा नहीं। और बाकी सारी वैल्यू के लिए तो ये बढ़िया है, कुछ ना कुछ इमेज बना रहा है। बस 3 पे कहानी बिगड़ रही थी, आपने क्या करा? आपने 3 को माइनस कर दिया। तो यानी कि अब मेरी डोमेन क्या हो गई? इस फंक्शन के लिए जो मेरी डोमेन वो क्या हो गई? r माइनस 3। अच्छा तो सर हम समझ गए हमको क्या करना है। हमको थोड़ा थोड़ा ये समझ आ रहा है कि जिस वैल्यू पे डिनोमिनेटर हमारा 0 हो रहा है, क्या हमें उसे माइनस कर देना है रियल नंबर में से? हाँ सही समझ गए। मैं क्या कह रहा हूं, आपको डोमेन मतलब हमें क्या करना है? हमें ना उन वैल्यू को माइनस कर देना जिसके वजह से डोमेन हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। सिंपल, इतनी बात क्लियर है? तो इसको दिमाग में डाल लो कि रैशनल फंक्शन, देखो ये रैशनल फंक्शन होता है जो ऐसा p अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। रैशनल फंक्शन होता है जिसमें पॉलिनोमियल्स होते हैं हमारे अपॉन में, वो होते हैं हमारे रैशनल फंक्शन। तो क्या कहना चाह रहा हूं, सिंपल 100 बात की एक बात, डोमेन अगर आपको फाइंड करनी है रैशनल फंक्शन की तो रियल नंबर में से उनको माइनस कर दो, उन नंबरों को माइनस कर दो जिसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। क्योंकि डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो वो चीज नॉट डिफाइंड हो जा रही है ना यार, फंक्शन की डेफिनेशन को खराब कर रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो इसको नोट करो, इस पे बेस्ड हम 2 क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका बिल्कुल ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। आ जाओ यार एक क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे हम डोमेन को निकाल रहे होंगे, है ना। आपको वैसे समझ तो आ गया है क्या करना है, वो वैल्यूज निकालनी है जिस पे डोमेन 0 आ रहा है और उसको रियल नंबर से माइनस कर देनी है। देखो यहाँ क्वेश्चन में स्टेप भी लिखे हुए हैं कि आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखना है। 0 के इक्वल रखेंगे तो अपने को वैल्यू भी वो मिलेगी जिसपे आंसर 0 आ रहा होगा, और फिर अपने को क्या कर देना है, माइनस दैट वैल्यू फ्रॉम रियल नंबर फॉर डोमेन। डोमेन निकालने के लिए उस नंबर को रियल नंबर में से माइनस कर देंगे। आओ देखते हैं, एक छोटा बोल रहा है इसका डोमेन बताओ क्या होगा। तो डोमेन यार वैसे तो रियल नंबर होता है, रैशनल के फंक्शन के केस में थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो क्या करना है, इसको 0 के इक्वल रख लो, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रख लो और फाइंड कर लो किस वैल्यू पे ये हमारा क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। कर लो यार, इसको सॉल्व करना तो आता होगा आपको। 4x x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 4, x माइनस 4
-1 इज इक्वल्स टू 0, x -4, x -1 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू एक आ रही है 4 और x की वैल्यू एक आ रही है 1, यानी कि इन दो वैल्यू पे ये हमको क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो डोमेन क्या होगी, अरे समझ गए सर जी, रियल नंबर में से माइनस कर देंगे 1 को और 4 को, यही हमारी क्या है डोमेन, क्योंकि इन दो वैल्यू पे ये हमको क्या दे रहा है 0, यानी कि इन दो वैल्यू पे ये नॉट डिफाइंड है, तो उसको हटा दो, तो अब ये हमारा फंक्शन बन गया। डोमेन इसकी क्या है, रियल नंबर -1, 4। अब एक बार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। पॉज करो वीडियो को, कर लिया ट्राई, देखते हैं क्या आया आंसर, कमेंट करना, ठीक है। इसको हम किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल। यहां से हमारा क्या आएगा, 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन x प्लस 2, 1 कॉमन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। आंसर आ रहा है x प्लस 2 x प्लस 1, यानी कि हमारे दो आंसर आ रहा है, एक आ रहा है माइनस का 2 और एक आ रहा है माइनस का 1। तो समझ गए सर जी, डोमेन हमारी क्या होगी, रियल नंबर में से माइनस कर दो माइनस के 1 को, माइनस के 2 को, और यही हमारा क्या है डोमेन। ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा, समझ आ गया। क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है, और क्वाड्रेटिक कुछ भी आ सकता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी आ सकता है। आप सॉल्व कर लो, जीरोस फाइंड कर लो और उन जीरोस को रियल नंबर में से माइनस कर दो। क्लियर है। अब चलते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन की तरफ, ठीक है। दो पढ़े थे ना, दो हैंगे फंक्शन जो काम खराब करते हैं, एक रैशनल और एक स्क्वायर रूट, तो ये वाली क्लियर है। अब स्क्वायर रूट की तरफ चलते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो। आओ बच्चों समझते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन को। तो स्क्वायर रूट फंक्शन क्या है यार, स्क्वायर रूट फंक्शन क्या है, मतलब जो भी चीज ऐसे अंडर रूट में लिखी हुई है ना, वो हमारी क्या कहलाती है, स्क्वायर रूट फंक्शन कहलाते हैं। जैसे f(x) इज टू, अभी हम स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको समझाऊंगा स्क्वायर रूट फंक्शन क्या है। वैसे समझ लो जो चीज अंडर रूट में लिखी हुई है, कोई भी एक्सप्रेशन अंडर रूट में लिखा हुआ है, वो हमारा क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन। तो क्या कह रहा है यार, हम भी जानते हैं, जब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ते थे क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम पढ़ते थे यार b² - 4ac ना लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। रियल वैल्यू नहीं आती, इमेजिनरी वैल्यू आती है, अगर आपने पढ़ा हो तो इन शॉर्ट आपको ये समझना कि अंडर रूट के अंदर ना नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू आती है ना, तो वो रियल नंबर नहीं कहलाती, ठीक है। तो मेरे को क्या समझ आ रहा है, अगर मैं आपसे बोलूं बताओ भाई इसकी डोमेन क्या होगी, तो आप बोलोगे सर रियल नंबर। बोला नहीं, रियल नंबर नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यार अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आप बोलोगे अच्छा सर, तो नेगेटिव नंबर नहीं रखने, हाँ पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं, हाँ 0 रख सकते हैं, हाँ अंडर रूट 0 आ सकता है ना। तो मुझे समझ आ गई, हाँ सर मैं बता देता हूँ डोमेन। डोमेन जो है वो है आपकी 0 से इन्फिनिटी। मतलब मैं 0 रख सकता हूँ ना सर, आपने बोला हाँ हाँ रख सकते हो, और पॉजिटिव वैल्यू रख सकता हूँ, हाँ रख सकता हूँ। तो ये है, मतलब नेगेटिव नहीं रखनी, समझ गए। तो ये होती है, इस केस में रियल नंबर नहीं होती, पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। 0 हो सकती है और पॉजिटिव वैल्यू। एक एग्जांपल से एक और समझते हैं, ये स्टेप लिखा हुआ है कि इसका क्या होता है, स्क्वायर रूट शुड नॉट बी नेगेटिव, नहीं होना चाहिए। अगर अपने को डोमेन फाइंड करना है, तो अपने को स्क्वायर रूट विदाउट स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना होता है। एग्जांपल देखो, इसका तो आपने आराम से बता दिया। मान लो मैंने बोल दिया f(x) इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x -1, बोला इसकी डोमेन बताओ क्या होगी। तो आपको क्या करना है, आपके दिमाग में सोचना है कि यार ये वैल्यू ना 0 आ सकती है या 0 से बड़ी होनी चाहिए, जब भी तो पॉजिटिव होगी, यानी कि ये 0 हो सकती है और 0 से बड़ी होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब x की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी, नेगेटिव इधर जाके हो जाएगी पॉजिटिव। तो मुझे समझ आ गया, जो मुझे x रखना है ना, मैं 1 रख सकता हूं और 1 से बड़ा रख सकता हूं, है ना। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि मैं 1 रख सकता हूं और 1 से बड़ा। तो मेरे को पता चल गई डोमेन जो है इसकी क्या है, 1 से इन्फिनिटी। मैं 1 रख सकता हूं और 1 से बड़ी बड़ी वैल्यू रखनी है। छोटी वैल्यू रखूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, इमेजिनरी, रियल नहीं रहेगी। हम रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल, एक बार वीडियो को पॉज करो और इस वाले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। मैं बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, करो वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई। क्या करेंगे यार, इस वाले में हम क्या करेंगे, x+3 को पुट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, 0 हो सकती है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो x की वैल्यू आ रही है -6 से बड़ी, -6 हो सकती है और उससे बड़ी होनी चाहिए। तो पता चल गई यार मेरे को डोमेन। डोमेन क्या है इसकी, -6 से इन्फिनिटी। क्लियर है,
क्लियर है स्क्वायर रूट फंक्शन? पक्का? ठीक है, इसको नोट कर लो। चलते हैं हम रेंज ऑफ अ फंक्शन की तरफ। ठीक है, नोट कर लो। आ जाओ यार, बात करते हैं रेंज ऑफ रियल फंक्शन की। तो यार आपने तो बताया था सर कि रेंज भी रियल होती है, आपने बोला रियल फंक्शन होते हैं जिसकी डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर। तो हमें अब रेंज क्यों पढ़ना पड़ रहा है? अब आपको बोलूंगा यार, जब हमने डोमेन निकाली थी तो हमने रियल नंबर में से कुछ कुछ एलिमेंट माइनस किया था, यानी कि रेंज में भी तो कुछ कुछ फर्क आएगा इससे। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, एक बार रेंज को ना थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। रेंज क्या है? हम अब तक ये समझ गए रेंज क्या है, सेट ऑफ इमेजेस है ना, जो सेकंड एलिमेंट का जो हम सेट बना देते हैं उसको रेंज कहते हैं। पर रेंज को ना थोड़ा और अच्छे से समझो। मान लो मैंने ना एक फंक्शन ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और मैंने दो सेट ले लिए, एक सेट ले लिया सेट ए, एक ले लिया बी, इसमें 1 2 3, एक इसमें 1 8 27 64। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं जब मैं इसमें 1 रखूंगा मेरा आंसर 1 आएगा, जब मैं इसमें 2 रखूंगा मेरा आंसर 8 आएगा, 3 रखने पे मेरा आंसर 27 आएगा। तो मेरा रेंज क्या आया? 1 8 और 27। ये मेरी इमेजेस है ना यार, है ना, ये मेरी इमेजेस है। जो मैंने वैल्यू रखी उसके आंसर क्या क्या आया? बोला सर 64 क्यों नहीं आया? क्या आपके दिमाग में यह आया सर 64 को हम क्यों नहीं लिख रहे? मैं बोल रहा हूं हम इसलिए 64 को नहीं लिख रहे क्योंकि यार यहाँ पे ना 4 नहीं है। अगर यहाँ पे 4 होता ना तो जरूर ये 64 भी रेंज के अंदर होता, है ना। तो मुझे यहां से क्या समझ आ रहा है कि रेंज क्या है? बेसिकली रेंज वो वाले वाई है जिनके लिए सेट ए में एक्स है ना। मत देखो, वो वाला वाई जिनके लिए सेट ए में एक्स प्रेजेंट है वो रेंज के अंदर आता है। ये एक रेंज के अंदर क्यों आया? क्योंकि इसके लिए 1 बैठा है। मैं बोलूं ये 27 एक्स रेंज के अंदर क्यों आया? क्योंकि इसके लिए 3 बैठा है। तो मेरे को समझ आ रहा है बेसिकली रेंज क्या है, वो वाले वाई सेट बी में, वो वाले वाई जिनके लिए सेट ए में एक्स बैठा हुआ है, वो मेरा रेंज है। तो रेंज की यही डेफिनेशन है। रेंज क्या है? द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज डिफाइंड। ठीक है, वो वाले वाई जिनके लिए एक्स डिफाइंड है, वो वाले वाई जिनके लिए एक्स डिफाइंड है, वो मेरी क्या कहलाते हैं? रेंज कहलाते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब कुछ स्टेप्स जान लो कि रेंज को कैसे निकाला जाता है, और फिर हम कुछ क्वेश्चन से समझते हैं रेंज कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो स्टेप क्या है? सबसे पहले डोमेन आपको फाइंड करनी पड़ेगी उस फंक्शन की, मतलब रेंज निकालने के लिए पहले क्या फाइंड कर लो? डोमेन फाइंड कर लो। क्लियर? इसके बाद क्या कह रहा है? राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा हेर फेर करके एक्स को वाई के टर्म्स में लिख लो। देखते हैं कैसे करेंगे। फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज डिफाइंड। तो इसको नोट कर लो, फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। थ्योरी से ही समझ आने लग जाए तो मजा ना आ जाए, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो यार एक क्वेश्चन देखते हैं रेंज के ऊपर, फिर आपको समझ आ जाएगा कैसे रेंज को फाइंड करा जाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? एक बार कॉपी नोट करा है तो एक बार देखो। सबसे पहला क्या था? आपको डोमेन फाइंड करनी है। बोला सर मैं तो इसकी डोमेन हंसते हंसते बता दूंगा। देखो ये 4 रखने पे वैल्यू 0 दे रहा है, यानी कि जो सर इसकी जो डोमेन होगी ना वो होगी कोई सा भी रियल नंबर रख लो, बस 4 मत रखना क्योंकि उस पर वैल्यू नॉट डिफाइंड है। डोमेन तो आ गई है ना, वो वैल्यू को माइनस कर दो जिसपे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। अब आपको बोलना रेंज निकालो। सेकंड पॉइंट क्या था? राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। सर वाई तो दिखाई नहीं दे रहा। तो यार अगर आपने फंक्शन पढ़ रखा है, या मैं आपने जब स्टार्ट हुई थी वीडियो मैंने बताया था एफ एक्स बराबर वाई होता है, यानी कि जब मैं इसमें एक्स रखता हूं तो मुझे वाई मिलता है ना। ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई होता है ना, तो एक्स जब मैं इसमें रखता हूं तो मुझे वाई मिलता है। यानी कि क्या मैं एफ एक्स को हटा के वाई लिख सकता हूं? यानी कि मैं इस एफ एक्स को हटा के क्या लिख सकता हूँ? वाई इज इक्वल्स टू 2x एक्स माइनस। अब यहां से x इन टर्म्स ऑफ y लिख लो, यानी कि x की वैल्यू निकाल लो। तो जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा ये हो जाएगा xy माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2, xy इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4y, y इज इक्वल्स टू 2 4y अपॉन में, सॉरी x इज इक्वल्स टू अपॉन में y। सुनो, यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब मैं क्या कह रहा हूं? वो वाले y बताओ जिसके लिए x डिफाइंड है। ये x कब डिफाइंड होगा? ये वैल्यू मुझे कब मिलेगी? मैं बोलूंगा यार मैं कोई सी भी वैल्यू y की रख लूं मुझे x मिलेगा, बस एक वैल्यू पे नहीं मिलेगा। किस पे? यार y जब मैं 0 रख दूंगा ना तो मुझे कोई x नहीं मिलेगा, यानी कि ये x डिफाइंड नहीं है। किस वैल्यू पे? y के 0 होने पे। यानी कि मुझे समझ आ गया कि x विल बी डिफाइंड
x will be defined when y is not equal to 0, यानी कि y कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होना चाहिए। तो पता चल तो गई अपने को रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है यार? रेंज होता है वैल्यू ऑफ y। तो मुझे समझ तो आ गई y कुछ भी हो सकता है, यानी कि रेंज कुछ भी हो सकती है। क्या नहीं होनी चाहिए? 0। यानी कि मुझे समझ आ गया रियल नंबर माइनस 0। आया समझ में? रेंज कुछ भी हो सकती है, 0 रखने पे ये x की वैल्यू डिफाइंड नहीं हो रही। और मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, फाइंड दोज y फॉर विच x इज डिफाइंड। वो वाले y फाइंड कर लो जिसके लिए x डिफाइंड है। तो मैं बोल रहा हूं यार, मैं इसमें कुछ भी वैल्यू रखूं, मेरी x ने की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। बस एक वैल्यू पे x डिफाइंड नहीं होगा। कौन सी वैल्यू यार? जब ये y 0 होगा। तो y x डिफाइंड होगा जब y हमारा 0 नहीं होगा। तो रेंज हमारी क्या आ गई? रियल नंबर माइनस 0। 0 नहीं रखना, सारी रियल नंबर क्या है, क्या सारी रियल नंबर जो है वो हमारी रेंज है। क्लियर है? अब एक बार इसको एक बार खुद से ट्राई करो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से। रात के बज रहे हैं 9 और कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? चलो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यार कैसे करना है? वही एफ एक्स को अरे यार क्या करेंगे? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहां से इन टर्म्स ऑफ y लिख लेंगे, स्क्वायर हटेगा ये चीज अंडर रूट में। सुनो अब मैं बोल रहा हूं x कब डिफाइंड होगा? अच्छा रूट कब डिफाइंड होता है? रूट कब डिफाइंड होता है सर? रूट तब डिफाइंड होता है जब ये चीज पॉजिटिव होती है, यानी कि जो अंदर वाली चीज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। अभी स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ा है, समझा था हमने ये वाली चीज कि स्क्वायर कब डिफाइंड होता है? जब अंदर वाली चीज पॉजिटिव होती है, 0 भी हो सकती है। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू क्या आ रही है? 3 नेगेटिव, इधर जाके पॉजिटिव आ तो गई y की वैल्यू, और y की वैल्यू ही तो रेंज है। अरे x, y, जब हम डोमेन निकाल रहे थे हम क्या निकाल रहे थे? x निकाल रहे थे। अब हम y निकाल रहे हैं, y का मतलब क्या? रेंज निकाल रहे हैं। तो समझ तो आ गई मेरे को कि y जो है वो 3 हो सकता है या 3 से बड़ा होना चाहिए। तो पता चल गई भाई रेंज पता चल गई। 3 से लेके इन्फिनिटी तक रेंज आ सकती है, 3 आ सकती है, 3 से बड़ी आ सकती है। क्लियर है? इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। नोट कर लो। आओ यार एक बार ये समझ लेते हैं कि अगर आपको कोई कर्व दे रखा हो और आपको पूछे कि ये फंक्शन है कि नहीं है, तो आप कैसे बताओगे? ठीक है, तो क्या करना है यार? ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। आपको क्या करना? वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है भाई, कर लिया। उसके बाद कह रहा है इफ इट कट एट 1 पॉइंट, अगर वो एक पॉइंट पे कट कर रहा है देन इट इज अ फंक्शन। अगर देखो यहाँ पे देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है यार, मेरे को तो देख पा रहा हूं ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि क्या ये फंक्शन है? नहीं। अगर ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो अदरवाइज इट इज अ रिलेशन, ये मतलब ये फंक्शन हमारा नहीं है। देखो ये 1 पॉइंट पे कट कर रहा है ना, यानी कि ये फंक्शन है। अच्छा ये देखो ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि ये फंक्शन नहीं है। ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब ये फंक्शन है। तो सिंपल सा फंडा है, कर्व दे रखा होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो। अगर 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो फंक्शन है, अदरवाइज अगर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 से ज्यादा पे कट कर रहा है तो वो फंक्शन नहीं है, वो क्या है? एक रिलेशन है। सिंपल है। इसके बाद समझ लेते हैं यहाँ इक्वल फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, इक्वल फंक्शन का मतलब क्या होता है? मान लो 2 फंक्शन दे रखे हैं, एक का नाम है f, एक का नाम है g। इक्वल फंक्शन है। अरे यार नाम तो हो सकते, जैसे मैं बोलता था 2 सेट है, एक सेट a है एक सेट b है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो नाम है, अलग अलग नाम हो सकते हैं ना, ए सेट बी सेट पर वो इक्वल होते थे ना। ऐसे 2 फंक्शन है, एक f और एक g। आपको कह रहा है इन दोनों को मैं इक्वल तब कहूंगा जब डोमेन ऑफ f बराबर होगी डोमेन ऑफ g के, यानी कि इसकी डोमेन इसके डोमेन के बराबर। जब इसका कोडोमेन इसके कोडोमेन के बराबर, यानी कि इसका बी सेट है ना, दूसरा 2 सेट होता है, डोमेन और कोडोमेन में एक फंक्शन बनता है ना हमारा। तो वही कह रहा है इसकी डोमेन, f की डोमेन g की डोमेन सेम होनी चाहिए। ऐसी f की कोडोमेन और g की कोडोमेन सेम होनी चाहिए। और इसके साथ तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब मैं फंक्शन में x की वैल्यू रख रहा हूं और जब मैं g फंक्शन में x की वैल्यू रख रहा हूं, मैं f फंक्शन में x की वैल्यू रख रहा हूं और g में x की वैल्यू रख रहा हूं, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। देन मैं कहूंगा ये दोनों फंक्शन क्या है? इक्वल है। एग्जाम्पल से समझते हैं यार, मतलब 3 चीज चेक करनी है। देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो 2 सेट दे रखा है, एक सेट ए एक सेट बी।
एफ फंक्शन बनाया है ए से बी में, ध्यान से देखो, ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। क्या मैं ये देख पा रहा हूं, देखो जी फंक्शन भी ए से बी में बनाया गया है, यानी कि मैं देख पा रहा हूं कि इसकी डोमेन और इसकी डोमेन सेम है, इसकी कोडोमेन और इसकी कोडोमेन सेम है। दैट मीन्स ये 2 पॉइंट तो कवर हो रहे हैं कि एफ की डोमेन जी की डोमेन के बराबर है और एफ की कोडोमेन जी की कोडोमेन के बराबर है। 2 पॉइंट तो क्लियर है। अब अपने को चेक क्या करना है, अपने को ये चेक करना है कि जब मैं फंक्शन में एक्स की वैल्यू रख रहा हूं, या एक्स कहां से रखते हैं, डोमेन सेट में, है ना, और ऐसी जब मैं जी फंक्शन में एक्स की वैल्यू रख रहा हूं तो क्या मेरा आंसर सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ये चेक करना है। करो, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, या 1 का स्क्वायर क्या हो जाए 1 3। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 4 प्लस 2 क्या आ रहा है 6। ठीक है, अब इसको रख के देखो, जी की वैल्यू रखी मैंने जब 1 तो 3 इंटू 1 क्या आ रहा है 3, और जब मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूँ 2 तो 3 इंटू 2 आंसर क्या आ रहा है 6। क्या जी में 1 रखने पर और क्या एफ में 1 रखने पे और जी में 1 रखने पे आपके आंसर सेम आ रहे हैं? हाँ यार सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ऐसे 2 रखने पे 6 आ रहा है, इसमें भी 2 रखने पे क्या आ रहा है 6, यानी कि ये दोनों फंक्शन क्या है, इक्वल फंक्शन है। यानी कि मैं कहूंगा एफ फंक्शन जो है वो जी फंक्शन के क्या है, बराबर है। सिंपल है, चेक देखो, डोमेन सेम, कोडोमेन सेम, और देख लो कि वैल्यू रखने पे क्या आपके आंसर मैच कर रहे हैं, क्या आपकी इमेजेस मैच कर रही है। इमेजेस जानते हो ना, समझ गए इमेजेस, ठीक है। तो ये इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये इक्वल फंक्शन का। तो यार आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो ये दिए हुए नोट्स को रिवाइज करना यार, जो भी मैंने यहाँ पे लिखवाया है। फंक्शन यार एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आगे भी बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो इसको रिवाइज करो। ये जो दिए हुए नोट्स हैं, डोमेन, रेंज क्या होती है फंक्शन की, कैसे हमने जो चीजें सीखी हैं, डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, रैशनल फंक्शन की, स्क्वायर रूट फंक्शन की, रेंज क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज डिफाइंड, इन चीजों को दिमाग में बिठाओ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सम स्टैंडर्ड फंक्शन, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है उसकी हम डोमेन रेंज देखेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करो, बाय।